हाँ बेटे, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक बात है, अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या यूज होते हैं उनके, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, ठीक बात है क्या, और सोल्ट्स क्या, सोल्ट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी लवण के बारे में। ठीक बात है, तो चैप्टर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो हमें चैप्टर को समझने में मदद करेंगी। ठीक है, और ये हम 9th क्लास में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। इतना 9th में केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर थे, उनमें हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे आ जाओ बेटे इधर। देखो, सबसे पहले आयंस, क्या, आयंस, यानी कि हिंदी में आयन ही बोलते हैं, क्या होते हैं। 9th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने क्या बनाए थे, शेल्स बनाए थे। क्या बनाए थे, शेल्स बनाए थे। ठीक है, वहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, लिया था ना। हमने क्या पढ़ा था, सोडियम के जो शेल्स होते हैं उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सोडियम मेटल है, धातु है, इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खोकर पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, यानी सोडियम का जो एटम है, परमाणु है, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ देगा। ठीक बात है क्या, और कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, और बाहर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो पहले इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़, तब 11 तो प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक बात है क्या, ये मेटल्स की यानी धातुओं की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। ठीक है, फिर जब हमने क्लोरीन पढ़ा, तो जब क्लोरीन के बारे में डिस्कस किया था हमने, तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, 7 है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था, ये किसने ले लिया था, क्लोरीन ने। किसने लिया था, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक बात है, तो पहले इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो पहले 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो 17 प्रोटॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया क्या, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्या, इसलिए क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एटम होते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात, और ये भी पता चल गया कि आयंस बनते कैसे हैं। ठीक है ना, फिर हाँ बेटे बोलो। मेटल हमेशा लूज करता है और जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं। ठीक है, इसलिए मेटल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक बात है क्या, ठीक है। फिर ये चार्ज हो गए तो इनके बीच में फोर्स लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, कंपाउंड, यानी कि यौगिक बन जाता है। ठीक बात है क्या, क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड उसको बोला जाता है। ठीक बात है, 2 आयंस मिले, Na मिला, Cl मिला, NaCl बन गया। दोनों आयंस थे क्या, दोनों आयन के मिलने से
एक यौगिक यानी कंपाउंड बना जिसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। तो जो हमारे एसिड, बेस और सोल्ट होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, आयनिक यौगिक होते हैं। फिर क्या है, आयोनाइजेशन। क्या है, आयन, और हिंदी में आयनीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयनी। ठीक है, क्या होता है ये? जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है। क्या है, एक गिलास पानी। ठीक है, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक क्या होता है, NaCl। क्या होता है, Na। तो जब ये नमक पानी में घुलेगा तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी Na अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। समझ में आई? ये आयंस में टूट जाएगा। तो आयंस में टूटने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण उसको बोला जाता है। क्लियर है ये बात? ये भी 9th में पढ़ा था हमने। ठीक, और ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आयंस में टूट जाए, जो आयंस में, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला जाता है, यानी कि विद्युत अपघट्य। क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य बोला जाता है। क्लियर ये बात? ठीक है, देखो ये हमने 8th में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, 8th, कि प्योर वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है या वो है इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, हाँ या ना? अगर उसको मुझे गुड कंडक्टर बनाना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, या फिर एसिड या फिर बेस। एसिड, बेस या सोल्ट, इन तीनों में से किसी भी चीज को हम प्योर वाटर में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा। अब ऐसा क्या है इन तीनों में, इन तीनों में है आयंस। क्या है, आयंस। ठीक है, और आयंस जो है वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। ठीक बात है क्या, आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, पढ़ा था ना? ठीक है, तो आयंस में टूटना आयनाइजेशन यानी आयनीकरण होता है, और जो कंपाउंड ऐसा कर सकते हैं, आयन में टूट सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखो आयंस में जरूरी नहीं पानी में घोल के ही टूटे, अगर उन्हें पिघला दे, क्या कर दें, पिघला, तो भी वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, ज्यादा सॉल्यूशन बनाना, तो वैसे ही मैंने तुम्हें समझाया है। क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक ऐसी डेफिनेशन थी जो आप चैप्टर में आगे आएंगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक बात है, चलो तो सबसे पहले आते हैं एसिड्स। क्या आते हैं, एसिड्स आते हैं। ठीक है, अम्ल बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। सबसे पहले इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पता है ना, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक बात है, फिजिकल यानी जो बाहर से दिखती है, रंग, रूप, आकार, स्वाद वाद, ये सब कैसा है, ये क्या होती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या है, कैसा टेस्ट होता है, सावर, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। ठीक बात है, कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। और क्या खासियत है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, ये लिटमस क्या है, पेपर, देखा है स्कूल में, एक्सपेरिमेंट हुआ है ये। ठीक है, लिटमस क्या होता है, पेपर होता है, ये क्या होता है, पेपर की स्ट्रिप होती है। ठीक बात है, 2 कलर में आती है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। ठीक बात है, तो अगर ब्लू कलर वाला मैं किस में डालूंगा, एसिड में, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, नीले से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक बात है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्या, हाँ, लेकिन या तो सॉल्यूशन में या तो सिर्फ मोल्टन यानी पिघली हुई स्टेट में। किसमें करेंगे, या तो एक्वस सॉल्यूशन बना होना चाहिए, ठीक बात है, या फिर मोल्टन स्टेट होनी चाहिए, यानी कि पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। इनका पीएच 7 से कम होता है, इनका पीएच 7 से कम। ये पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल मान लो, क्या मान लो, स्केल, जिसपे 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा आगे आएगा, एक टॉपिक पूरा है इसका, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना मान लो, पीएच एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है,
इसके लिए भी एक स्ट्रिप आती है। क्या आती है? स्ट्रिप। ठीक है, उस स्ट्रिप को हम जो भी हमें दिया है एसिड या बेस उसमें डुबोएंगे। वो डुबाने के बाद हर एक नंबर के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, हर एक नंबर के लिए कलर होता है। हर एक नंबर के लिए एक कलर। फिर उस स्ट्रिप का कलर मैच करते हैं। ठीक है, जैसे उस स्ट्रिप का कलर मैच हो गया 3 से, किससे हो गया? 3। ठीक है, तो 7 से कम कोई भी नंबर दिखाता है एसिड को। किसको दिखाता है? एसिड को। तो मैंने कलर मैच किया, 3 पे आया तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। ठीक बात है क्या? तो इनका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है ये? याद रहेंगी क्या? सबसे पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर तो एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी में घुले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और पीएच इनका 7 से कम होता है। बिल्कुल क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब एसिड किस किस टाइप के होते हैं? ठीक है, 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चलता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? ठीक है, तो ये जो पीएच है ना मेरे बेटे, ये बता देता है हमें। जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज्यादा नंबर उतना वीक एसिड। ठीक है, यानी अगर पीएच 0 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पीएच 6.9 है, 7 से जस्ट पहले, अगर 6.9 है तो एसिडिक तो है लेकिन बहुत वीक एसिड है। बहुत वीक एसिड है। क्लियर ये बात? कोई डाउट नहीं? 7 होता है न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होता ना वो बेसिक। 7 न्यूट्रल होता है। जैसे अगर हम प्योर वाटर का पीएच नापे तो कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर हो गई ये बात? चलो, उसके बाद तो अब ऐसा क्या खास बात है कि भाई कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ एसिड वीक होते हैं? क्यों होता है ऐसा? सारे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते हैं, सारे वीक क्यों नहीं होते? तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक बनाती है? तो वो है आयोनाइजेशन। क्या है? यानी आयंस में टूटना। जो एसिड पूरी तरह से आयंस में टूट जाएगा, पूरी तरह से, ठीक बात है, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जैसे HCl है, कौन है? HCl। जब मैं इसको पानी में घोलूंगा तो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी HCl के मॉलिक्यूल यानी अणु हैं, वो सब टूट जाएंगे। किसमें? H+ में। और Cl सारे के सारे टूट जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह आयोनाइज हो गया, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कोई भी चीज एसिडिक क्यों होती है, खट्टी क्यों होती है? ठीक है, उसके अंदर इस वाले आयन की वजह से। किस वाले की वजह से? इस वाले H+ आयंस की वजह से। ठीक बात है, तो अगर पूरा टूट जाएगा तो H+ आयंस ज्यादा होंगे तो खट्टा भी ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। कम टूटेगा तो H+ आयंस कम होंगे। हाँ या ना? मान लो 100 थे मेरे पास, क्या थे? 100 मॉलिक्यूल थे HCl के, 100 के 100 टूट गए, 100 के 100 टूट गए। ठीक बात है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा क्या? अरे बोलो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक बात है। अगर मान लो 100 के 100 नहीं टूटे, 25 टूटे, सिर्फ कितने टूटे? 25। तो अब H+ कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। 100 टूटे थे, अब कितने टूटे? सिर्फ 25। तो इसका मतलब एसिड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक। हाँ बेटे, हाँ, एसिड तभी है अगर उसमें H+ आयंस है तो। ठीक बात है, कोई भी चीज एसिडिक तभी है जब उसमें H+ आयंस है। ठीक बात है बेटे? पक्का? ठीक है, चलें आगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए। ठीक है, वीक एसिड वो जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक एसिड होता है CH3COOH, इसे हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसको पानी में डालता हूं तो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये कैसा होता है? बहुत वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। समझ में आ गई बात? चलो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल मिनरल एसिड। कौन से एसिड? इन्हें हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं, जो हमें नेचर में तो नहीं मिलते लेकिन हम इन्हें लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये वाले एसिड
तुमने देखे भी होंगे, कांच की बोतल में भरे रखे रहते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, देखा है ना, लेबोरेटरी में भरे रखे रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो नेचर में मिलते हैं, नींबू में मिल गया और इमली में मिल गया। ठीक है ना। तो ये जैसे सिट्रिक एसिड किसमें हो गया? नींबू में। जैसे टार्ट्रिक एसिड किसमें हो गया? इमली में। जैसे कि लैक्टिक एसिड किसमें हो गया? दही में। ये सारे कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। समझ में आई? फर्क क्या है? ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, ये पूरी तरह से आयंस में नहीं टूट पाते। कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। हाँ बेटे। अगर मान लो हम 1 ml नींबू को डालते हैं पानी में, सर वो सारा नहीं मिलेगा। हाँ, तो सर जो उसमें मास है वो एटम नहीं टूटेगा ना, रहेगा तो उसी के अंदर ही। नहीं समझ आया? हमें वो उसे कंज्यूम करके हमें वो ज्यादा खट्टा तो तब लगेगा जब पूरी तरह से टूट जाए वो। समझ में आया ना? समझ, देखो जैसे ये है, मेरे पास 10 गिलास पानी है, ठीक है, या 2 गिलास पानी है, मैंने उसमें एक नींबू निचोड़ दिया। ठीक है, अब ये ज्यादा खट्टा कैसे लगेगा? या तो जितना नींबू डाला है उसके सारे मॉलिक्यूल, यानी कि जो सिट्रिक एसिड है मेरा, उसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए। वो नहीं हो पाते, इसलिए मुझे 2 गिलास पानी में एक नींबू कम लगता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे H+ आयंस बढ़ाने हैं इसमें, तो अब ये पूरी तरह तो टूट नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, एक नींबू और डाल दूंगा। कुछ उसके टूट जाएंगे, कुछ उसके टूट जाएंगे। जो बच जाएंगे वो यूं के यूं मॉलिक्यूल पड़े रहेंगे उसी के अंदर, वो आयनाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, रहेंगे तो उसमें निकल के थोड़ी भाग जाएंगे यार गिलास में से रहेंगे तो उसी के अंदर ही, पर आयनाइज नहीं हो पाएंगे पूरी तरह। अगर पूरी तरह आयनाइज हो जाते तो ये भी कैसा एसिड बन जाता? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर ही है? चलो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पे से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अक्सर आता है, हर बार नहीं लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सांद्रित और तनुकृत अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड होता क्या है। ठीक है, देखो कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल। अब अच्छा, ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक 9th का एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज करवा दूं क्या? ठीक है, जिसे और अच्छे से समझ में आएगा। कंसंट्रेशन, क्या? कंसंट्रेशन, सांद्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। याद है क्या? सोल्यूट, है ना, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, यही होती है ना। कितना सोल्यूट डाला अपॉन में कितना सॉल्यूशन था, मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आई ये बात? हाँ या ना? ठीक है, देखो अब इससे मैं तुम्हें ये बताता हूं, इसको भी समझना। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी है, क्या है? 1 लीटर पानी, उसमें मैंने 100 मॉलिक्यूल डाल दिए, किसके? HCl के, तो 100 के 100 टूट जाएंगे क्या? हाँ, ठीक है। और अगर मैंने डाले CH3COOH के, तो वो कितने टूटेंगे? 100 इसके भी डाले हैं, 100 इसके भी डाले हैं, ठीक है, लेकिन वो कितने टूटेंगे? 25। कितने टूटेंगे? तो किस केस में H+ आयंस की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्यादा है? बताओ। HCl के केस में, क्योंकि मुझे यहाँ मॉलिक्यूल नहीं देखने, मुझे मॉलिक्यूल दोनों 100 है ना। ठीक है, ये तो HCl के तो 1 लीटर पानी में कितने आयन हैं? 100। H+ के कितने हैं? 100। अपॉन में पानी कितना है? 1 लीटर। पानी कितना है? यानी कि 1000 ml। समझ गए ना इस बात को? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक बात है क्या? ठीक है ना। और इसके कितने हैं? सिर्फ 25। अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो किसकी ज्यादा हुई कंसंट्रेशन? उसकी। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक लीटर पानी में या 1 किलो पानी में, कैसे भी लगा लो, क्योंकि कंसंट्रेशन हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन सी होती है? वेट बाय वेट, यानी दोनों का वेट लेना है। दूसरी कौन सी होती है? वेट बाय वॉल्यूम, यानी सोल्यूट का तो वेट लेना है, जो घुला है उसका वेट लेना है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेनी है।
और तीसरी होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैसे भी निकाल सकते हैं हम उसको, ठीक बात है क्या। तो यहां पर दोनों केस में सॉल्यूशन तो सेम है, सॉल्यूशन तो सेम है, लेकिन किसकी H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCl की, क्योंकि वो 100 है और इस केस में सिर्फ 25 है CH2। ठीक बात है क्या। तो कंसंट्रेशन समझ गए क्या होती है, सेम क्वांटिटी में कौन ज्यादा है, सेम क्वांटिटी में कौन ज्यादा है, वो कंसंट्रेशन होती है। ठीक बात है। अब देखो, तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या हुआ, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एसिड की कंसंट्रेशन, थोड़े से पानी में ज्यादा एसिड मिला रखा है, थोड़े से पानी में ज्यादा एसिड। ठीक है, जैसे कि 98% सॉल्यूशन, जैसे कि 98% सॉल्यूशन ऑफ HCl। मतलब क्या, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ml है, कितना है, तो उसमें से 98 ml तो HCl है और सिर्फ 2 ml क्या है, पानी। 2 ml क्या है, सिर्फ पानी। समझ में आया। तो एसिड ज्यादा हो गया, तो ये हो गया कंसंट्रेटेड। क्या हो गया ये, समझ में आई बात। दूसरा होता है डाइल्यूट। क्या मिला दूं मैं, पानी मिला दूं, क्या मिला दूं, पानी। जैसे कि 5% सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टोटल 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें से 5 ml तो HCl होगा और 95 ml क्या होगा, पानी होगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो दो में 100 ml ही है दोनों में, हाँ या ना। यहां पर एसिड ज्यादा है और यहां पर एसिड, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंसंट्रेटेड, इसकी कंसंट्रेशन कम तो ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक बात है क्या। तो इसका मतलब डाइल्यूट करने के लिए मुझे क्या मिलाना पड़ता है, पानी मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, यानी उसको तनु करने के लिए मैं क्या मिलाऊंगा, पानी मिलाऊंगा। ठीक बात है क्या। अब पानी मिलाने के दो तरीके हैं बेटे, ठीक है, पानी मिलाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो मैंने इसमें पहले थोड़ा सा एसिड डाल दिया, कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया, और ऊपर से क्या डाल दिया, पानी। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले मैंने इसमें, देखो मुझे 100 ml बनाना है, क्या बनाना है, 100 ml, कितने परसेंट, 5%, यानी 5% एसिड होना चाहिए। तो पहले मैंने 5 ml एसिड नीचे डाल दिया, ऊपर से मैं 95 ml पानी डाल रहा हूं। ठीक बात है, एक तरीका ये है। या दूसरा ये है कि मैंने पहले 95 ml क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और ऊपर से मैं 5 ml एसिड डाल रहा हूं। ठीक है, दो तरीके से मैं ये काम कर सकता हूं। तो कौन सा तरीका सही है, ये वाला या ये वाला, ये वाला, बोलो। चलो एक हिंट देता हूं, रिएक्शन पढ़ रखी है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है, एनर्जी निकलती है, जिसमें किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। तो इन दोनों का मिलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्माक्षेपी। बहुत ज्यादा क्या निकलती है, हीट, यानी कि बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, इतनी के पानी को भी उबाल दे, इतनी के पानी को भी। तो कौन सा तरीका अब सेफ है बताओ, ये वाला। कौन कौन कह रहा है ये वाला, अच्छा कौन कौन कह रहा है ये वाला, अच्छा, और कौन कह रहा है कि छोड़ो ना सर, क्या लेना देना हमें, कौन सा बनाना है। देखो ये तरीका सेफ है, ऐसे करोगे तो दीपिका पादुकोण की छपाक देखी है क्या, देखी है ठीक है, वैसे ऐसी बात पे मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए है ना। ठीक है, क्या होता है देखो, 5 ml एसिड है, मैंने क्या करा, पानी डालना शुरू करा धीरे धीरे इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही पानी इसके अंदर डलेगा बहुत सारी हीट निकलेगी, पानी को क्या करेगी, उबाल देगी। और पानी ऐसे नहीं उबलता जैसे गैस पे उबलता है, ऐसे उबलता है विगोरसली, छींटे बाहर आएंगी। क्या आएंगी, छींटे बाहर, किसके साथ, एसिड के साथ, और तुम्हारे हाथ को छपाक बना देंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
तो ये सेफ क्यों है? इसमें भी तो मिल रहा है, लेकिन मैं इसमें धीरे धीरे क्या डालूंगा? एसिड। अब हीट तो निकलेगी। अब एक बात बताओ, इतना सा पानी जल्दी उबलेगा या इतना पानी जल्दी उबलेगा? इतना सा। ये पानी गर्म तो होगा लेकिन उबल नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा पानी है। ज्यादा पानी को उबालने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, तो पानी उबल नहीं पाएगा, तो बाहर छींटे भी नहीं आएंगी, तो हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। पानी ज्यादा है, एसिड धीरे धीरे डल रहा है, हीट निकलेगी पर पानी को उबाल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये तरीका सेफ है, ये तरीका डेंजरस है, इस बात को ध्यान रखना। रखोगे क्या? पक्का? चलो आगे चले। अब रोज हम कुछ ना कुछ एसिड को कंज्यूम करते हैं, या हमें कहीं ना कहीं एसिड नुकसान पहुंचाता है। कहां पर कौन सा एसिड हमें मिलता है? तो सिरका देखा है क्या सबने? पता है ना, सिरका चाउमीन में डलता है रोज। उसमें कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। कौन सा मिलता है? एसिटिक। ठीक है। दही अभी हमने पढ़ा था, कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ये याद रखना, एक आधे नंबर में पूछ लेते हैं। नींबू संतरा, जो सिट्रस फ्रूट है यानी खट्टे फ्रूट है, उसमें कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। टमाटर में ओक्सैलिक एसिड। आंवला में एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। कैसा होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और पेट में मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl मिलता है पेट में। ठीक है। अब HCl तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जला देता है ना, लेकिन हमारे पेट में ही निकलता है। मतलब बाहर से जला देगा, अंदर क्यों नहीं जला रहा भाई? हाँ, ये जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे इस चीज। ठीक बात है क्या? तो ये जो चींटी के डंक वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसको हम चौथे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो ये एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो अभी हमने पढ़ा था, एक वीक एसिड है। इनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। कौन से एसिड? ऑर्गेनिक, मतलब जिनमें कार्बन होता है। जिन एसिड के अंदर क्या होता है? कार्बन। ठीक है। इसमें भी कार्बन है ना, और इसमें भी कार्बन है ना, तो ये नेचर में मिलने वाले एसिड है। कहाँ मिलने वाले? नेचर, है ना। मधुमक्खी को नेचर से ही मिला है, ऐसे तो है नहीं कि पकड़ा और ले सुई लगा दी और चल भाई एसिड मिल गया, नहीं है ना ऐसे। ठीक बात है। तो ये नेचर, तो ये नेचर में मिलने वाले एसिड है। क्लियर? चलो, उसके बाद आते हैं बेस, यानी कि क्षारक। ठीक बात है। अच्छा, इनके क्या, इन सबसे पहले इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। इनको टच करें तो ये चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। ठीक बात है ना। सोपी सोपी, जैसे साबुन होता है ना, ऐसी फील देते हैं इनको छुए तो। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। ठीक बात है। और कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता, तो वही अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं। ठीक बात है। ये तो याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज है ये तो। ठीक बात है ना। ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वही जो हमारे लेबोरेटरी में रखे रहते हैं। ठीक बात है क्या? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नहीं समझ में आई क्या बात? हाँ, बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है। और वीक बेस कौन से होते हैं? और वीक बेस कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हो गया NH4OH, और कौन सा हो गया? MgOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, ZnOH ट्वाइस। अब देखो, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, दोनों जगह तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रही है, OH 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 और OH दिख रही है ना। तो जिस तरीके से एसिड के अंदर, सब एसिड के अंदर क्या मिलता है? H+ आयंस मिलता है,
उसी तरह सब बेस के अंदर यानी कि क्षारक के अंदर हमें OH माइनस आयन मिलता है। कौन सा मिलता है? OH माइनस आयन मिलता है। ठीक है, अब जो बेस पूरी तरह से टूट जाएगा, यानी अगर मैं इसको पानी में घोलूं तो ये पूरी तरह से Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो वो तो हो गया मेरा कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर पूरी तरह से नहीं टूटता तो वो कैसा बेस हो जाएगा? वीक, यानी कि दुर्बल हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में? पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल याद कर लेना एक एक जो ये लिख रखा है। अब तुम्हें मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ठीक है, याद रखने की कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कौन सा वीक, और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है। ठीक है, इससे अभी अगला टॉपिक जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे उनमें इसमें से एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी हमें। ठीक बात है क्या? क्या है देखो, जैसे अगर मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का पता लगाना हो, किसका पता लगाना हो? स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन जिन एसिड के पीछे Cl आएगा, क्या आएगा? Cl आएगा। NO3 आएगा, क्या आएगा? NO3 आएगा। या फिर SO4 आएगा, क्या आएगा? SO4। अगर इन तीनों में से कुछ आ रहा है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? वरना तो वो वीक एसिड है, वरना तो वीक एसिड है। याद रखोगे, बस तीन चीजें याद रखनी है, Cl, NO3 और SO4। देखो यहां पर जो भी हमारे मिनरल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl, SO4 और NO3। क्लियर है? अगर ये है साथ में, आगे क्या है उससे मतलब नहीं है हमें। पीछे अगर Cl, NO3 और SO4 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक बात है, इसमें पीछे देखना है हमें, पीछे वाला आयन कौन सा है, देख लिया। अब चलो बेस की तरफ। अगर मुझे बेस पता करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, तो मुझे देखना है मेटल कौन सी लगी हुई है आगे। आगे मेटल कौन सी? अगर तो जो लगी है सोडियम, अगर तो जो लगी है पोटेशियम, और अगर तो जो लगी है कैल्शियम, तो ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा कोई और है तो वो वीक। वो किस में कंसिडर होंगे? वीक में कंसिडर होंगे। याद रखोगे क्या? तो एसिड देखते हुए हमें नॉन मेटल देखना है और बेस देखते हुए हमें मेटल देखना है। पक्का? तीन तीन चीजें दोनों में याद रखनी है। ये याद हो गया तो 1-2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है जो बहुत प्यार से सोल्व हो जाएगा। और वो क्वेश्चन किसके ऊपर होता है? सोल्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर होता है? सोल्ट यानी कि लवण। जो हम नमक खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, वो भी एक सोल्ट है। उसका तो खैर नाम ही सोल्ट है ना। वैसे उसको हम बोलते हैं टेबल सोल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सोल्ट, क्योंकि एक वही सोल्ट नहीं है दुनिया में। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे सोल्ट बनते हैं। ठीक है, तो उसको हमने स्पेसिफिकली क्या नाम दे रखा है? टेबल सोल्ट, यानी जो हम टेबल पे खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मूला पता है क्या? वेरी गुड, क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, चलो, तो सोल्ट क्या होते हैं? ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये? आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयनिक यौगिक है। ये अभी बताया था मैंने, 3 होते हैं, एसिड, बेस और सोल्ट होते हैं। ठीक बात है क्या? ये बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किससे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है? अभी आगे भी आएगी। नहीं तो अगर मैं एसिड और बेस को मिला दूं, किसको मिला दूं? एसिड और बेस को, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से बनता है सोल्ट। क्या बनता है? सोल्ट। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे के ही इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो ना तो ये एसिडिक रहा ना तो ये बेसिक रहा। समझ गए ना? ना तो ये एसिडिक रहा ना तो ये बेसिक रहा। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, और साथ में क्या बनता है? पानी।
साथ में क्या बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो सोल्ट कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं। क्लियर है? चलो, इनमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, ये भी हमें पता है। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एन। बहुत बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। हिंदी में बहुत आसान है, पॉजिटिव को धनात्मक और नेगेटिव को ऋणात्मक, लेकिन इंग्लिश में अलग नाम है, इसलिए इन्हें ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसको एनायन लिख देंगे, उसको कैटायन लिख देंगे, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी इन्हें पिघालने के लिए और उबालने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। ठीक है? ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने 9th में पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। उसमें हमने पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में जो है अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग होता है, अट्रैक्शन बहुत, तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यानी इन्हें उबालने के लिए और भाप बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। किस रूप में, हीट के रूप में, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। समझ में आ गई ये बात? चलो, पानी में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, एक बात है क्या, और पानी में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, यानी पानी में घुल के आयंस में टूट जाएंगे, ठीक बात है, और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है। तो कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर। कब होते हैं, कब होते हैं, या तो जब पानी में घुले हो या तो मोल्टन स्टेट में हो, यानी कि या तो पिघली हुई अवस्था में हो या फिर पानी में घुले हुए हो, तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। क्यों भला? सर बेस में ये बेस पानी में नहीं पिघलेगा तो वो भी करेगा, अगर पिघलेगा तो वो भी पास करेगा। पिघलते ही आयंस अलग हो जाते हैं और पानी में घोलेंगे तो आयंस अलग हो जाते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है, तो क्यों सिर्फ पिघलने पे या उसमें होंगे, क्योंकि तब इनके आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका नेचर, यानी पीएच कितना होता है इनका जनरली पीएच होता है 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं ना, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका पीएच 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा। कम कब होगा, जब एसिडिक होंगे, ज्यादा कब होगा, जब बेसिक होंगे, है ना। जैसे मेरा पीएच स्केल है, तो मैंने बताया 0 से 6.9 तक तो क्या होते हैं, एसिड, 7 होता है न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर, यानी कि क्षारकीय इनका नेचर होता चला जाता है। ठीक बात है, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा। ठीक बात है, तो जो ये सोल्ट होते हैं जनरली तो 7 होना चाहिए इनका, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। कभी कभी इनका 7 से कम होता है, कभी कभी इनका 7 से ज्यादा। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, तुम्हें एक सोल्ट का फॉर्मूला दे देंगे या तुम्हें एक रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, बोलेंगे बताओ जो इसमें सोल्ट बन रहा है उसका पीएच 7 है, 7 से ज्यादा है या 7 से कम है। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, बहुत सारी इक्वेशन थोड़ी याद कर सकते हैं, क्या पता कौन सी इक्वेशन दे दे हमें। तो उसके लिए जो मैंने 2 बातें बताई थी वो तुम्हें ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, जिनके पीछे Cl SO4 या फिर NO3 हो। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जिनके आगे Na K या फिर Ca है। वो बात ध्यान रखोगे, वो बात ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन मक्खन मलाई है बिल्कुल। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं आगे। देखो अल्कली, क्या अल्कली क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जो भी बेस पानी में घुल जाएगा, पानी में वही, उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्कली, उसी को क्या बोलेंगे। इसका मतलब सारे नहीं घुल सकते क्या, हाँ नहीं घुल सकते सारे, तभी तो उनको स्पेशल नाम दिया है। ठीक बात है, तो कौन कौन से घुल सकते हैं, ये ठीक है, ये पानी में घुल जाते हैं, इसलिए
इनको क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है, यानी कि क्षार बोला जाता है। याद रहेगी ये बात, ठीक है। ठीक है, चलो आज का लास्ट टॉपिक इंडिकेटर, ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में करेंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ एसिड और बेस तो वीक होते हैं, है ना, उनको तो हम खाते भी हैं एसिड को, नींबू खाते हैं, अमरूद खाते हैं, इनमें सब में एसिड होता है। क्या HCl को पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते ना, तो कैसे पता चलेगा। अब मान लो एक गिलास में डाल दिया पानी और एक गिलास में डाल दिया HCl, अब दोनों कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, देख के हम नहीं बता सकते कि क्या है वो, कौन सा एसिड है कौन सा पानी है, ठीक है। तो असद जाएगा, एक घूंट उसका पिएगा एक घूंट उसका पिएगा, बता देगा ये तो भैया खट्टा है ये एसिड है, लेकिन क्या ये बताने के लिए असद की जीभ बाकी रहेगी, नहीं रहेगी। समझ में आई बात, तो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। नहीं नहीं, कांच की बोतलों में नहीं भरा रहता लेबोरेटरी के अंदर, मैंने ऐसे बोला स्टील का गिलास, खुद क्यों जूम किया तूने, ठीक है। एक मिनट बेटे, ठीक है, हाँ बेटे बोलो एक। हाँ भाई, तो फिर हमें कैसे पता लगे, तो उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, जो हमें या तो कलर बदल के, जैसे कि हमारा लिटमस पेपर था, ठीक है, या तो अपनी स्मेल बदल के बता देते हैं कि एसिड है या फिर बेस, क्योंकि एसिड के साथ उसको डालेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो वो अलग कलर देगा, बेस के साथ वो अलग कलर देता है। बस वो अगर कलर हमें याद है कि किसके साथ कौन सा कलर देगा तो हम बता सकते हैं कि एसिड है या बेस। जैसे पीएच है, मैं एसिड में डालूंगा ब्लू, अगर मैं रेड वाला डालूंगा तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर एसिड है, ठीक है, एसिड में अगर मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कैसा डालूंगा, ब्लू, तो वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड, तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस दिया है, अगर मैं उसमें ब्लू लिटमस डालूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड डालूंगा तो रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो ऐसे मैं चेक कर सकता हूं, तो ये क्या है, एक इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, ये ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एसिड और बेस के बीच में फर्क, या फिर कौन कौन सब्सटेंस एसिड है कौन बेस है वो बता पाते हैं हमें, ठीक बात है क्या। तो 3 टाइप के होते हैं ये। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यानी जो नेचर से मिल जाते हैं हमें। इनमें कौन कौन से हैं, इन्हें पौधों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि लिटमस कहां से निकाला है, लाइकेन से। हल्दी हमारे घरों में यूज होती है, और चाइना रोज एक टाइप का फूल होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं सिंथेटिक, यानी जो किसने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। इनमें कौन कौन से हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, क्या है, और क्या है, फिनोक्सिलिन, क्या है, ये दोनों कलर चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले, कलर चेंज करने वाले, ठीक है। तीसरे होते हैं ओल्फैक्टरी, यानी कि गंधीय सूचक, यानी एसिड बेस मिलाने पे वो क्या करते हैं, अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं बेटे, प्याज है, वनीला है, और लौंग का तेल है। प्याज है, वनीला, वही वनीला एसेंस जो केक वगैरह में डालते हैं वो, और या फिर क्या है, लौंग का तेल है। ये क्या करते हैं, कलर नहीं बदलते, ये अपनी स्मेल बदल लेते हैं, ठीक बात है। तो पेपर में यहां से भी 1 नंबर का जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये टेबल याद करनी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखी है कि कौन सा इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ, ठीक है। जैसे लिटमस की बात करें तो एसिड में कैसा हो जाता है, रेड, और बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू। जैसे रेड कैबेज जूस है, इसकी बात करें तो एसिड में कैसा, रेड, और बेस में कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। जैसे हल्दी की बात करें तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ये याद रखने हैं, ठीक है ना। एक आधा इसमें से कई बार किसमें एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो नए इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल।
जो इन सब से मिला के ही बना दिया जाता है, जो पीएच क्या, उसके बारे में जब वो टॉपिक आएगा हम तब बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ग्रुप में मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, यहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी पूरा नहीं बना है तो नोट्स अभी इसके 1-2 दिन में पूरे बन जाएंगे, फिर नोट्स दे दूंगा, इतने पीपीटी में से रिवाइज। पर भाई रिवाइज करना है। मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, रोज का काम रोज करोगे ना तो बर्डन आएगा और ना तो ऐसा होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में आ गई ये बात। लेकिन अगर काम जोड़ते जाओगे तो भाई अच्छे नंबर तो भूल जाओ, पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, 9th ढंग से नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो जरूरी है मैं 9th का साथ में तुम्हें बता ही रहा हूं, जहां जहां दिक्कत हो रही है, जहां मुझे लगता है कि तुम्हें बिना 9th की चीज समझ में नहीं आएगी तो वहां मैं बता रहा हूं ना। तो 9th कैसी गई कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वहीं पे अब। लेकिन 10th में जो करा रहा हूं रोज का रोज करोगे तो समझ में भी आएगा और लास्ट तक याद भी रहेगा, रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो। ठीक है ये बात, ठीक है। तो आज यहां तक करो, कल इससे आगे चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।